बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जी लेक्चर नंबर 7 और इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर अब हम आ गए हम। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा थ्रेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वल्नरेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने रिस्क असेसमेंट भी कर ली एक छोटी सी। ठीक है, अब रिस्क अवॉइडेंस। ठीक है, अब रिस्क आपको पता चल गया। अब आपने कहना है जी आपको पता चल गया जी आपको बिजली जा सकती है। ठीक है, तो जनरेटर लिया जा सकता है। ठीक है, आपके पास बिजली फ्लड आ सकता है, तो सोल्यूशन निकालना उसका आपने। ठीक है, तो रिस्क अवॉइडेंस एक टेक्निक, उससे रिस्क से बचने की या रिस्क को सॉल्व करने की। जब आपके टेबल पर रिस्क आ गया तो आप उस रिस्क को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल उसकी ये है, जिन मुल्कों के अंदर आपको गाड़ी की इंश्योरेंस लेना लाजमी है, तो जब सबसे बड़ा मसला पेरेंट्स के लिए ये होता है कि जब उनके बच्चे जो से 16 या 18 साल के होते हैं तो उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस लेना होता है, क्योंकि उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो उसका कुछ लोग सोल्यूशन ये करते हैं कि उन्हें एज अ थर्ड पार्टी ड्राइवर इंश्योर कर लेते हैं, या वो कहते हैं अच्छा तुम 2 साल और सब्र करो और तुम्हें इंश्योरेंस नहीं दिलाते, और जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो फिर तुम्हारी इंश्योरेंस कदरे सस्ती होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क अवॉइडेंस कि ताहा एंड अब्दुल्ला कैन नॉट ड्राइव अ कार अनलेस दे आर 20 ईयर्स ओल्ड। कि 16 या 18 साल के बाद वो चला सकते हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिला दिया, मगर उन्हें गाड़ी नहीं लेके दी क्योंकि वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव है। तो हमने रिस्क को अवॉइड कर दिया कार एक्सीडेंट का। दैट इज़ कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। अगर हम बेकरी की स्टोरी के अंदर चले जाएं तो रिस्क अवॉइडेंस ये है कि हम शेल्फें ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, या बेकरी का पूरा बिजनेस ऊपर लेके जाए, मगर ये मिटिगेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, कुछ और काम की कैटेगरी अभी डालते हैं। ठीक है, कि अगर हमें पता है कि रिस्क है कि वेब सर्वर लगाने से कंपनी जो सा है हैक हो सकती है क्योंकि पब्लिक फेसिंग है, तो हम जी वेब सर्वर ही नहीं लगाते, ये अवॉइडेंस होगी। अब इसका नुकसान होगा आपको, डेफिनेटली होगा नुकसान। ठीक है, उसका नुकसान ये होगा कि फिर आप पब्लिक फेसिंग आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना। रिस्क ट्रांसफ़र कि पासिंग ऑन द रिस्क, आपने रिस्क ही ट्रांसफ़र कर दिया, इंश्योरेंस ले ली। एक एग्जांपल उसके रिस्क ट्रांसफ़र की इंश्योरेंस है। दूसरी क्या कि आपकी कंपनी जो सी है वो पेमेंट कार्ड लेती है ऑनलाइन, आप बेकरी या फूड स्टोर या जो भी है, आप ऑनलाइन पेमेंट किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए करवाते हो, रिस्क की पूरे का पूरा ट्रांसफ़र, आपको पीसीआई कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन। अच्छा, रिस्क मिटिगेशन इज़ काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ रिस्क प्रेजेंटेड, कि आपको रिस्क है वो जो मैं जिस तरह मैं वो चार्ट के अंदर दिखा रहा था कि हाई लेवल रिस्क आप उसको घुमा के एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ले आए। ठीक है, फायरवॉल लगा दी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दिया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगा दिया आपने, एंटीवायरस लगा दिया, तो ये होता है रिस्क मिटिगेट करना। ठीक है, कि शेल्फें ऊपर लग कर दी। ठीक है, वो बेकरी के अंदर शेल्फें ऊपर कर दी, जनरेटर ख़रीद लिया, ये रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, मगर आपके ये तमाम रिस्क मिटिगेशन प्रोसीजर जो से हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके थ्रेट से या एनुअल रेट ऑफ अकरेंस नहीं, मैं भूल गया यार टर्म, एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी, ईएलई। ठीक है, तो एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी से ऊपर ना हो इसकी कॉस्टिंग, कि पता चले कि आपकी एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी थ्रेट ऑफ वायरसेस से जी 1 लाख है। ठीक है, 100 की है, और आप एंटीवायरस सोल्यूशन ले लो 2 लाख का, 200K का, तुक नहीं बनता। ठीक है, तो तभी उसने इस चक्कर में मैंने ये लिखा है कि यू शुड हैव अ न्यू मैनेजमेंट कंसल्टेंट वी हायर, जो रिस्क डिसअपियर कर देगा। तो मैजिशियन नहीं हो सकता, रिस्क डिसअपियर नहीं होता, कहीं पे मिटिगेट किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिस्क एक्सेप्टेंस। अब ये एक ऐसा रिस्क है जो बिजनेस कहता है यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, वो क्या है, द डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क शुड नॉट बी टेकन लाइटली नॉर विदाउट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन टू जस्टिफाई द डिसीजन। ज़ाहिर बोर्ड को डिसीजन देना पड़ेगा। डिसीजन कहता है, बोर्ड कहता है, आप बोर्ड के पास जाते हो, आप कहते हो यार हमारी जो ये वेबसाइट है ना ये हैक हो सकती है कभी भी, हमने पैचिंग सोल्यूशन भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी है वेबसाइट हैक हो सकती है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल, कि वो CIA और FBI वाले जो उनसे वो कॉमनली कहते हैं एवरी नेटवर्क इज़ कम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो वो पैरानाइड स्टेट है। ठीक है,
तो आप बोर्ड के पास कहते हो, वो कहते हैं जी हमने वेबसाइट लगाई हुई है, वेबसाइट है हमारी, मेल सर्वर है, उस पर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स भी लगी हैं, एंटीवायरस भी लगे हुए हैं, फाइल इंटेग्रिटी चेकर्स भी लगे हुए हैं, IDS IPS हिप सारा कुछ लगा हुआ है, फिर भी ये हैक हो सकती है। कंपनी कहती है अच्छा क्या पॉसिबिलिटी है, आप कहते हो 1/100। अब कंपनी कहती है इससे ऊपर क्या कर सकते हो, कंपनी क्या, वो कहते हैं हाँ जी कोई बंदा 24 घंटे इसके ऊपर जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलाउ डिनाई करता रहे मैनुअल। मैं जस्ट एक फजूल आंसर्स दे रहा हूँ इस टाइम। वो कहते हैं अच्छा एक बंदा हायर करने के कितने पैसे आते हैं जी, 60-70 हज़ार रुपये लगेगा, महीने के देने पड़ेंगे, जो भी चक्कर पाकिस्तान में रेट चल रहा है जिस कंट्री में। बिजनेस कहता है हम एक्सेप्ट करते हैं अब ये रिस्क, ठीक है, दिस इज़ एक्सेप्टेंस, कि हमने ड्यू डिलीजेंस कर ली, हमने पेन टेस्ट करा के देख लिया, सारा कुछ करा के देख लिया, हम ये अब इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। अब इससे ऊपर हम अगर काउंटर मेजर्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इतने महंगे हो जाएंगे कि वो तो हम लॉस ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कहता है अब हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। आपने शेल्फें ऊपर कर ली, ठीक है, क्योंकि आपके फ्लड आना था साल में 2 साल में एक दफ़ा, तो 50,000 रुपये का लॉस होना था, आपने 10,000 लगा के शेल्फें ऊपर कर ली क्योंकि आपको इंश्योरेंस 2 लाख की मिल रही थी। अब उसके बाद आपका फ्लड आता है और वो आपकी पूरी दुकान की छत तक चला जाता है, आप कहते हैं यार ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पता है कि ये 2 साल बाद भी जो फ्लड आता है वो भी 1 फुट से ज़्यादा पानी नहीं जाता, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता, मैंने पावर केबल्स भी ऊपर कर ली, सारा कुछ ऊपर कर लिया, हर चीज़ टेबल पे ले गया, तो मैं आई एम हैप्पी, ठीक है, बिल्डिंग इंश्योरेंस मेरे पास है, ठीक है। ये हो गया रिस्क एक्सेप्टेंस, कि आप रिस्क को उस लेवल तक ले आओ कि जो रिस्क एक्सेप्टेबल हो टूवर्ड्स द बिजनेस। तो अगर आप एक ग्राफ बनाते हो तो आपके पास एक रेंज होती है जिसे आप कहते हो ये एक्सेप्टेबल रेंज है, और इससे ऊपर जितने भी रिस्क होते हैं आप उनको मूव कर देते हो इन द एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है। और ये जो मूविंग हो एग्जिस्टिंग रिस्क टूवर्ड द एक्सेप्टेबल रेंज है, ये जो चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है इस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस कॉल्ड कंट्रोल्स। जनरेटर ले आए, ठीक है, मिचिगेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और कौन सी हमने टर्म पड़ी थी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया रिस्क, ठीक है, एक्सेप्ट तो खैर इधर आएगा, मिचिगेट किया, ट्रांसफ़र कर लिया या अवॉइड कर लिया, ठीक है। अब आ गया रिस्क असाइनमेंट। अब ये बहुत बहुत ओपन एंड क्वेश्चन है, हु इज़ असाइंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क, इट डिपेंड्स, पर अल्टीमेटली आपकी सीनियर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क। व्हाट अबाउट द स्टाफ हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो भी रिस्पॉन्सिबल है रिस्क का। जब उसने यूज़र एक्सेप्टेंस पॉलिसी साइन की थी तो उसने कहा था कि मैं मेक श्योर करूंगा कि कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी से कंप्लाई करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो कैसे काम करती है, कि ये बंदा है, ये बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको दवाई दी, इसने दवाई की तमाम प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की रसीदें जो सी हैं वो उठा के इंश्योरेंस कंपनी को भेजी, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी में एक बंदा काम करता था, ठीक है, और उसने जब ये तमाम स्लिप्स देखी तो उसने कहा अच्छा ये तो जी काशिफ की है, ठीक है, और काशिफ को तो मैं जानता हूँ। इसने जाके अपने फ्रेंड को बता दिया, ठीक है, और उस फ्रेंड ने जाके काशिफ को बता दिया अच्छा तुम्हें ये बीमारी है, तो ये तो इसको तो गुस्सा आ गया कि भाई इसको ये मेरी इन्फॉर्मेशन का कैसे पता चला। तो इसको पता चला कि भाई उसकी इंश्योरेंस कंपनी में जो बंदा काम करता था उसने शेयर की है ये इन्फॉर्मेशन, वो कोर्ट में चला गया, ठीक है। ये मैं एक्चुअली अपनी तरफ से तराजू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जी कोर्ट में चला गया, उसने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने जाके उस कंपनी को पकड़ लिया, ठीक है, ये कंपनी है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे केस कर दिया, ठीक है। तो ये रिस्क था। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका, ये बंदा, दिस पर्सन वुड एंड अप लूजिंग द जॉब, ठीक है। तो रिस्क जो सी है वो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आपने हर बंदे को डिफाइन करनी है, ये जो उसकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफाइन होगी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली कंपनी को उसकी रिस्क ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, रिस्क ट्रेनिंग की थी, उसको बताया था। अगर उसको बताया हुआ था कंपनी ने कि भैया तुमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी क्योंकि ये पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है, आपका हिपा कंप्लायंस ही नहीं पूरी होती, ठीक है, हेल्थ कंप्लायंस होती है यूएस के अंदर। काउंटर मेजर सिलेक्शन, कि अगर आप काउंटर मेजर लगाने लगे हो कहीं पे, ठीक है, कोई रिस्क है, ठीक है, फ्लड आपका रिस्क है, बिजली जाना आपका रिस्क है, टेररिस्ट एक्टिविटी एक रिस्क है, हैकर का हैक करना आपका रिस्क है, ठीक है, यूज़र का, जिस तरह ये अभी पिछली हेल्थ इंश्योरेंस की एग्जांपल में हमने देखा, तो रिस्क है। अब जब आप उसके ऊपर काउंटर मेजर लगाओगे, काउंटर मेजर क्या हो सकते हैं, शेल्फें ऊपर कर लेना, जनरेटर ले लेना, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना, यूज़र की ट्रेनिंग करना। तो अकाउंटेबल हो, ठीक है, काउंटर मेजर जो से अकाउंटेबल हो, ऑडिटेबल हो, टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, ट्रस्टेड सोर्स हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो,
कॉन्सिस्टेंटली अप्लाइड हो कि भाई अगर आपने ट्रेनिंग करनी तो पूरी की कंपनी के तमाम लोगों की करें जो इंश्योरेंस डील कर रहे हैं, अगर शेल्फें ऊपर करनी तो पूरी बिजनेस की शेल्फें ऊपर करें, कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिलायबल हो, ये ना और शेल्फें गिर जाएं 4 दिनों के बाद, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर काउंटर मेजर्स, ठीक है, कि वो इफेक्ट ना कर रहे हो किसी और काउंटर मेजर को, ठीक है, अगर शेल्फें ऊपर कर रहे हैं तो बजाय इसके कि मैंने कोई और सोल्यूशन लगाया हो उस जगह पे वो इफेक्ट हो जाए, पता चले वो डिफेक्ट हो, उस उधर कोई डिफेक्ट हो गया हो, ईज़ ऑफ यूज़ हो, ऑटोमेशन हो, पॉसिबिलिटी हो, सस्टेनेबल हो, सिक्योर हो, कि शेल्फें ऊपर करके ये ना हो बिजनेस ही ना हो सके, आपके सारे जितने शेफ़ काम करने वाले हैं वो बेचारे छोटे छोटे हो, तो पता चले आपने उन्हें स्टूल लेके दे दिए, हर 4 दिन बाद कोई ना कोई शेफ़ जो सा है वो टांग तोड़वा के बैठा हो, सिक्योर हो, ठीक है, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट करता हो, कैन बी बैक्ड आउट इन द इवेंट ऑफ एन इश्यू, क्रिएट, बाकी सारा कुछ पढ़ लेना स्लाइड में, किताब में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्क काउंटर मेजर, अब रिस्क का काउंटर मेजर वही, ठीक है, इसके अंदर एक जोक लिखा हुआ है, शायद आपको समझ आया, सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर ऑल गोइंग टू द बार, ठीक है। तो वो इसके आगे जो काफ़ी लंबा सारा है कि वो बार में इसलिए नहीं जाएंगे सारे के सारे इकट्ठे कि भाई ये बार सेफ़ है या नहीं, तो उन्होंने पहले एक इंटरनी भेजा होगा, अगर वो बता आखिर से वापस आ जाएगा फिर ये तीनों बंदे जाएंगे, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब ये तीनों बंदे कभी भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर जब भी बैठेगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मैंने बिजनेस को कैसे सिक्योर करना है, कौन कौन से मेरे रिस्क हैं, इन रिस्क को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, इन रिस्क को मिटिगेट कैसे करूँगा, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये रिस्क काउंटर मेजर्स हैं कि अगर मैं एंटीवायरस लगाता हूँ तो उसका क्या क्या फ़ायदा है, कौन कौन से रिस्क ये वापस नीचे को लेकर आएगा जो एक्सेप्टेबल रेंज में है, ठीक है। तो रिस्क मैनेज किया गया, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपने पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एक्सेप्ट किया, अवॉइड किया, मिटिगेट किया, जो भी आपने करना है, ठीक है, और उसके बाद इस सारे प्रोसेस को एक बड़ी चादर में डाल दिया, इस कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एक रिस्क हो सकता है, ठीक है। रिस्क क्या है, मल्टी टेनेंट डिप्लॉयमेंट, कि अगर मेरे साथ वाला सर्वर हैक हो गया या मेरे ही सर्वर के अंदर एक और वेब सर्वर है वो हैक हो गया तो मैं भी हैक हो सकता हूँ। सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट में भी सिक्योरिटी की गलत तो नहीं लग सकती। थर्ड पार्टी रिस्क, डाटा ब्रीच हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकता है, मलिशियस इनसाइडर हो सकता है कि पता चले क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में बंदा काम कर रहा है वो सारा का डाटा उठा के ले गया। काउंटर मेजर्स, फिर क्लाउड कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट कर सकते हो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को करते हो, हाँ भाई तुम अपना ऑडिट करके बताओ तुम कितने पानी में हो, ठीक है, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो, इंक्रिप्शन आप लगा सकते हो ताकि उनका बंदा भी कुछ ना कर सके, ठीक है, मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होंगी क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क। इसके अंदर फिर डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वेब एप्लीकेशन का अपना बिजनेस, हर चीज़ का डिफरेंट रिस्क होता है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्या है रिस्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव कंट्रोल, डायरेक्टिव कंट्रोल क्या, जिसको लॉ बैकअप करता है, कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी डायरेक्टिव है, डायरेक्ट कर रहा है, हाँ भाई तुमने ये करना है, तुमने अपना पासवर्ड हर 3 महीने के बाद चेंज करना है, तुम्हारा पासवर्ड में हाई कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, ये डायरेक्टिव कंट्रोल है। डिटेरेंट कंट्रोल, डिटेरेंट कुछ नहीं करते, ठीक है, डिटेरेंट सिर्फ डराने के लिए है, ठीक है। वो अक्सर देखा होगा आपने यूरोप के अंदर तो बहुत होता है कि CCTV इज मॉनिटरिंग यू, CCTV लगा कोई नहीं होता वहाँ, सिर्फ आपको डराने के लिए लगाया हुआ होता है, ठीक है, ताकि कुछ ना करे। ये आपको प्रोटेक्शन कुछ किस्म की नहीं देता मगर डिटेरेंट होता है, ठीक है। ATM के बाहर लगा दो CCTV, कैमरा पावे चलता हो ना चलता हो, बंदा डरा रहना, ठीक है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, कंट्रोल इंप्लीमेंट टू प्रिवेंट द सिक्योरिटी इंसिडेंट और इन्फॉर्मेशन ब्रीच, प्रिवेंट करते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन से हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। कंपेंसेशन, ठीक है, कि अगर आपका प्राइमरी कंट्रोल ब्रेक हो गया तो कंपनसेट, आपको बैकअप सेफ्टी नेट होना चाहिए आपके साथ ही, कंपनसेशन कंट्रोल हो गया। डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्ट करके बताते हैं, ठीक है, वार्निंग साइन दे देते हैं, ठीक है। फायर अलार्म, ठीक है। करेक्टिव कंट्रोल, रेमिडिएशल प्रोसेस, कि अगर आग लग गई तो रेमिडिएशल प्रोसेस क्या होगा, फायर सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। रिकवरी कंट्रोल, कि अब आपने रिकवर करना है, आग लग गई अब आप रिकवर कैसे करोगे, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है। ये कंट्रोल हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड में बहुत बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह समझा देगी कि ये हमारी कंपनी है और ये यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, आग लग गई, ठीक है, या सिक्योरिटी हैक हो गया, आपका डिटेरेंट कंट्रोल यहाँ पर है, ठीक है। डिटेरेंट कंट्रोल, डू नॉट स्मोक, ठीक है, ये डिटेरेंट कंट्रोल है,
ठीक है। डायरेक्टिव कंट्रोल, नोबडी शुड स्मोक इनसाइड, कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, ठीक है, फायर सप्रेशन सिस्टम है। कंपनसेशन कंट्रोल, कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाई हुई है, ठीक है, फायर एग्जिट्स भी बना दिए, आग लगी, ठीक है। डिटेक्टिव कंट्रोल, फायर अलार्म ने डिटेक्ट किया। करेक्टिव, अब क्या करेंगे, फायर सप्रेशन सिस्टम करेक्ट नहीं करता, मेंटेनेंस मटेरियल आ गया। रिकवरी कंट्रोल, डिजास्टर रिकवरी प्लान, सॉर्ट ऑफ यहाँ पर जाके हम थोड़ा सा स्लिप हो गए। अब और लगाते हैं आईटी सिस्टम, डिटेरेंट कंट्रोल, ठीक है, बंदा जब भी इस सिस्टम पे लॉगिन करता है, डिटेरेंट कंट्रोल, ठीक है। आईटी पॉलिसी आप कंप्लाई करोगे, आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। डायरेक्टिव कंट्रोल, यूज़र एक्सेप्टेंस पॉलिसी, यूज़र को कहा हुआ है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, एंटीवायरस, आईपीएस। कंपनसेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन फायरवॉल लगा दी। डिटेक्टिव कंट्रोल, इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम्स, जिसने देख लिया, डिटेक्ट कर लिया कि हैक हो गया। करेक्टिव कंट्रोल, अब आपने रीबिल्ड ऑफ द सर्वर, डिजास्टर रिकवरी प्लान। रिकवरी कंट्रोल, आप फुली रिकवर कर गए, ठीक है। करेक्टिव थोड़ा सा रिकवरी कंट्रोल के बराबर बैठ रहा है, ठीक है, जहाँ पर हमने यहाँ पे करेक्टिव डिस्कस भी किया है। इंप्लीमेंट द रेमेडी सर्कमस्टांसेस, रिमीडिएट कर ले, ठीक है। बैकअप, रिस्टोरेशन, ठीक है। मिटिगेट, ठीक है। अब रियल टाइम पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना ये एक्सेस कंट्रोल्स भी आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ये हमें डिस्कस करने चाहिए, कहाँ पे किए मैं, अच्छा ये हैं, पहले ये मेरे ख्याल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमने जो से हैं टाइप ऑफ कंट्रोल्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेस कंट्रोल्स। एक्सेस कंट्रोल ब्रॉडर कैटेगरी है। फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल एंट्री सिस्टम, विजिटर शुड बी अप्रोप्रिएट क्लियरली प्रियर टू एंट्री द एंड सुपरवाइज्ड वाइल ऑन द प्रीमिसेस, कि जब विजिटर आपकी बिल्डिंग में आया तो आपने मेक श्योर किया कि उसको कार्ड लगा हुआ है, सारा कुछ है, और सुपरवाइज्ड रहे, अनअटेंडेड ना रहे। एक्सेस टू द कंट्रोल एरिया आर पिन एंड बायोमेट्रिक, फिजिकल कंट्रोल है हमारा। एनीवन विद इन द कंट्रोल प्रीमिसेस मस्ट वेयर सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बैज पहने हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो लेवल 5 सीक्रेट क्लियर्ड है उनके पास ब्लू बैज हों, जो नॉर्मल हैं उनके पास ग्रीन बैज हो, और जो विजिटर है उनका व्हाइट कलर का, ताकि दूर से पता चल जाए ये किस कंट्रोल में है। अगर कोई व्हाइट बैज पहना हुआ बंदा 5वें फ्लोर पे है तो इसका मतलब कोई मसला है, ठीक है। ऑल एक्सेस राइट्स एंड प्रिविलेज शुड बी रेगुलरली व्यूड एंड ऑडिटेड, ठीक है। सीसीटीवीज लगे हुए हैं, कोई ऑडिट भी करता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, ये रात 8 बजे क्यों कर रहे हैं, क्या करने आ रहा है ऑफिस, ये फिजिकल कंट्रोल है। दीज आर कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टाइप के कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी कंपनी की जो सी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, ठीक है। यूज़र एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पैचिंग पॉलिसी, ये तमाम के तमाम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। सिक्योरिटी पॉलिसी को ना वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है कंपनी की, जनरल सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कि कंपनी के अंदर लगी जाएगी, लगी होगी, और सीईओ उस चीज़ को साइन करता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हर इंडिविजुअल क्या क्या काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंसिस्टेंसी बिटवीन द एक्सेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, डिफरेंट सिस्टम एंड नेटवर्क के अंदर वो कंप्लाई करेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि हम लोग पीसीआई इंडस्ट्री हैं, हमें मेक श्योर करना है कि हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना शेयर करें। हर कंपनी का एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर नहीं होगा तो उसको एचआर प्रोसेसेस या टर्मिनेशन या जो कुछ भी होगा, ड्राव धमकाने वाली है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल कंट्रोल। अब टेक्निकल कंट्रोल जो से हैं वो टेक्निकल हैं। अगर आप लोग टेक्निकल हैं, मुझे अंदाज़ा है कि 90% आप लोग टेक्निकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये आपके मतलब की है, इस पर अब हम 1 घंटा बहस कर सकते हैं, ठीक है। मगर इस स्लाइड पे बाद में आएंगे। अब हम चलते हैं वापस अपनी पुरानी स्लाइड में, कंट्रोल टाइप्स और कैटेगरीज, ठीक है। टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, डिटेरेंट क्या कि डायरेक्टिव क्या, पॉलिसी हमें कह रही है कि 8 कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, और हर 3 महीने बाद चेंज करना है। टेक्निकल उसमें क्या होगा, डायरेक्टिव कंट्रोल ही है। कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स, कि कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पॉलिसी लगी हुई है। फिजिकल कंट्रोल, ऑथराइज्ड पर्सनल ओन्स इन साइन ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, ये डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल्स हो गए। डिटेरेंट, पॉलिसी डिटेरेंट का काम करती है, इसलिए याद आ रहा है कभी कभी मैं मैप कर रहा था, वार्निंग बैनर डिटेरेंट है। जब यूज़र लॉगिन होता है तो वार्निंग बैनर, दिस इज़ कंपनी उर्दू IT अकेडमी PC, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ सर्च अ जॉब ऑन दिस, और यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ पोर्नोग्राफिक वेबसाइट ड्यूरिंग दिस, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल, बीवेयर ऑफ डॉग साइन। अब डिटेरेंट है, एक फिजिकल है, एक टेक्निकल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। डिटेरेंट है सारे के सारे, डराते हैं आपको, ठीक है। प्रिवेंटिव, यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रिवेंट कर रहा है किसी बंदे को आने में, ठीक है। पासवर्ड बेस्ड लॉगिन, ठीक है, फेंस लगाई हुई है, फिजिकल कंट्रोल है, प्रिवेंट कर रहा है ना। अब एक फिजिकल डोमेन होगी, एक टेक्निकल होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, और प्रिवेंटिव के अंदर सारी कैटेगरी। डिटेक्टिव, वायलेशन रिपोर्ट,
किसी बंदे ने वायलेट किया, आपकी एचआर उसे चेक कर रही है। टेक्निकल आप डिटेक्ट कैसे करोगे, लॉग्स कर रहे हो, सिम सोल्यूशन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, आईपीएस भी आपकी यहाँ लग सकती है। सीसीटीवी डिटेक्टिव है, करेक्टिव, टर्मिनेशन निकाल दिया जॉब से, करेक्शन कर दी ना, अनप्लग, वायरस आ गया, अनप्लग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया आईपी एड्रेस जो मलिशियस था, फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्टिव कंट्रोल था, ठीक है। रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी प्लान, आईटी के अंदर क्या, बैकअप्स, फिजिकल के अंदर क्या, दोबारा बिल्डिंग रीबिल्ड करनी, कंपनसेशन, सुपरविजन, कंपनसेट कर रहे हैं, जॉब रोटेशन, रोटेट कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी टेक्निकल में की स्ट्रोक लॉगिंग, ये थोड़ा सा ओवर द वो है, लेयर डिफेंस कि एक बाहर का दरवाज़ा एक अंदर का दरवाज़ा। मैं कंपनसेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर रहा था, कंपनसेशन किधर था, कंपनसेशन कंट्रोल, ठीक है। मगर बहरहाल आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल फिजिकल कंट्रोल्स कैटेगरीज हैं और ये जो से हैं कंट्रोल्स हैं, कैटेगरीज हैं और टाइप्स हैं, ठीक है। डायरेक्टिव की एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल फिजिकल टाइप्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकल के अंदर नेटवर्क एक्सेस है, HTTPS होनी चाहिए, ठीक है, एग्जांपल है। रिमोट एक्सेस अगर देना है तो VPN होना चाहिए, सिस्टम एक्सेस देनी है तो SSH होनी चाहिए, एप्लीकेशन एक्सेस है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर मेक श्योर करें कि आपने सिक्योरिटी कंट्रोल लगाए हुए हैं, डेवलपर ने अपने बैकडोर तो नहीं इंस्टॉल किए हुए। मेलवेयर कंट्रोल्स, मेलवेयर के लिए आपके पास कंट्रोल्स हैं। इंक्रिप्शन की भी है, अगर आपको लैपटॉप इंक्रिप्ट है तो लैपटॉप इंक्रिप्शन ऑन इंक्रिप्ट ऑन ट्रांजिट और एट रेस्ट, आप दोनों किस्म की पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, कि अगर आपने कंट्रोल लगा लिए हैं, ठीक है, आपने कहा सारे कंट्रोल लगा दिए, अब आपने उन्हें असेस करना है कि यार ये कंट्रोल लगे भी हुए हैं या नहीं, ठीक है। कि एक कंट्रोल जो सा है यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है, वो प्रिवेंटेटिव कंट्रोल है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस कॉल्ड यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग, UAT, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि यूज़र क्लिक नहीं करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ट्रेनिंग है, ठीक है। टेक्निकल भी हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हो आप उसे टेक्निकल के खाते में भी डाल सकते हो, ठीक है। ये अब एक ऐसी जगह है जहाँ आप CISSP का चैलेंज आ गया, अब दोनों साइडों पर आप डिबेट कर सकते हो, प्रिवेंटेटिव कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये टेक्निकल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये चेक करना है कि आपकी कंपनी को मॉनिटर करना है, एविडेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, कि आपने जो ये सिक्योरिटी कंट्रोल है इसको इफेक्टिवनेस चेक करनी है। कि आपने कहा कि कंपनी को रिस्क है हैक का, मान लिया हमने, एनुअल रेट ऑफ अक्ररेंस भी निकाल ली, ठीक है, एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी भी निकाल ली आपने कि 1 मिलियन का लॉस है, ठीक है। अब आपने कहा अच्छा 1 मिलियन का लॉस है, हम यूज़र ट्रेनिंग करा दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जी ये वेबसाइट्स को जो सा है वो पैचिंग करवा दें, लिनक्स का या विंडोज़ का, या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लिया, फायरवॉल लगा दी, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर। हमने जी 1 मिलियन का जो डेंजर था उसको घुमा फिरा के ना को 5 लाख का खर्चा करवा दिया कंपनी का। अब कंपनी वेरीफाई तो करेगी ना, ठीक है। अब उसके लिए कंपनी वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकती है, इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेगी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेगी, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करेगी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करेगी, सोशल इंजीनियरिंग करेगी। सोशल इंजीनियरिंग से आपको कस्टमर अवेयरनेस, यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग का जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग कैसी सी है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर फिर 3 किस्म के टेस्ट को वो डिस्कस करता है। ज़ीरो नॉलेज टेस्ट, कि जो आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी हायर की है उसको आप अपने सिस्टम की कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, आप उसे कहें जी मेरी ये कंपनी है, मेरा एक सर्वर है, उसे आपने हैक करना है, ठीक है, बल्कि सर्वर का भी नहीं बताते, ठीक है। फुल नॉलेज ये कि आप उसे कहते हैं ये सर्वर है, इस पर यही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि लॉगिन भी दे देते हो कभी कुछ सिचुएशंस के अंदर, API कीज़ भी दे देते हो, आप कहते हैं हैक करो। पार्शियल नॉलेज, IP एड्रेस बता दिया, विंडो शिंडो बता दी, पूल शूल बता दिया, ठीक है, ठीक है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यानी ज़ीरो नॉलेज के साथ आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टर्म लेते हो और फुल नॉलेज के साथ वाइट बॉक्स टेस्टिंग का नाम लेते हो, ठीक है। मेरी सजेशन ये है कि आप कंपनी को अगर आपने असल उसकी औकात पता करानी है ना तो आप सॉर्ट ऑफ फुल नॉलेज दो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वेब सर्वर रखते हैं, उसके आगे वैफ लगा देते हैं और पेन टेस्टर को कहते हैं अब हैक करो। और भाई अगर तुमने वाकई वेबसाइट की वैल्यू चेक करनी है ना तो फिर तुम 2 राउंड्स चलाओ, पहले ये रियल पैच बगैर वैफ के उसे टेस्ट करवाओ, फिर वैफ लगा के टेस्ट करवा लो, तो आपको वैफ की वैल्यू का भी पता चल जाएगा, वेबसाइट और वेबसाइट सर्वर और सिस्टम एडमिन की औकात का भी पता चल जाएगा, और आपके पास फुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि वैफ की इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मेरा ये पहला कंट्रोल फेल हो जाता है तो मेरे पास कंपेंसेशन कंट्रोल एज अ वैफ यूज़ हो रही है, ठीक है।
आ गया ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत बहस हो, यानी अगर हम इसको बात करने लगें तो काफ़ी लेक्चर चाहिए हमें, ठीक है। मगर जिस तरह हमने CISSP की बात की है, CISSP इज़ लाइक 2 इंच डीप बट 2 किलोमीटर वाइड, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 इंच डीप जाना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना हमने, ठीक है, वरना ये टॉपिक जो सा है ये 2 माइल्स डीप हो सकता है, ठीक है। तो रिकॉनेसेंस कि आप रिकॉनेसेंस करते हो, डिस्कवरी करते हो, आपको मोस्ट पॉसिबली आपको शायद कंपनी की वेबसाइट पे भी ना जाना पड़े, आप उसकी रिकॉनेसेंस कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कंपनी के लोगों के नाम लेके उनके ईमेल एड्रेसेस वर्कआउट कर लो। इन्यूमरेशन, गेम इंफॉर्मेशन विद इंट्रूसिव मेथड, एनमैप स्कैन चला दिया। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, अब आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, मैप एनवायरनमेंट प्रोफाइल टू द नॉन वल्नरेबिलिटी, एग्जीक्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे फिर आप, और फिर डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग करेंगे और रिजल्ट प्रेजेंट कर देंगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के 5 फेजेज होते हैं, रिकॉनेसेंस, इन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एग्जीक्यूशन एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। एक चीज़ जो बहुत वर्थ करती है आपको पढ़ना इज़ लोकन मार्टिन किल चेन, ठीक है। लोकन मार्टिन, मुझे लोकन मार्टिन की स्पेलिंग नहीं आती, आई मस्ट एग्री, ठीक है। लोकन मार्टिन किल चेन देखेंगे तो आपको एक किल चेन आएगी कि हैकर हैक किस तरह करता है, कि एग्जीक्यूशन, एक्सफिल्ट्रेशन, सारे स्टेजेस उसने डिफाइन किए हैं कि जब कोई हैक होता है तो ऐसे होता है। मगर दिस इज़ नथिंग टू डू विद द पेन टेस्टिंग, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, ये वैसे मेरे जहन में आई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेंजिबल एसेट वैल्यूएशन। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिजिकल एसेट है, आपके सामने पड़े हुए हैं, फायरवॉल आपका टेंजिबल एसेट है। हाउ टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, आपने वैल्यू किस तरह डिटर्मिन करनी है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मेरी एक फायरवॉल है वो 1 लाख की है, 100K की है, और हर साल ये 10K कम करती, बल्कि 20K कम करती, क्योंकि 5 साल लाइफ है इस फायरवॉल की। आज इसकी वैल्यूएशन 100K है, कल इसकी वैल्यू 80K हो जाएगी, उससे अगले साल इसकी वैल्यू 60K हो जाएगी, उससे अगले साल इसकी 40K हो जाएगी, 20K हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। ये टेंजिबल एसेट है और डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आपको इस तरह के काम करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठना पड़ता है, जो भी आपके फाइनेंस की टीम में होता है, ठीक है। आप ये डिटरमिन कैसे करोगे, एक्चुअल मार्केट वैल्यू से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन ऑक्शन हाउस से चेक कर सकते हो, ठीक है। वेंडर को कॉल करके कहते हो यार मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता दे रहा, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी है ना कि भाई कभी कुछ हो जाए तो आपको एसेट वैल्यूएशन करनी पड़ती है ना रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द कंपेटिटिव एसेट और कैपेबिलिटी, कि अगर आपके पास सिस्को की फायरवॉल लगी हुई है और वो ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए जिस वजह से सिस्को उसको कवर ना कर सके, तो इसकी जगह पालो या चेक पॉइंट या जूनिपर लगानी पड़ जाए, तो आप अंदाज़ा लगाओगे ना इसकी कंपनसेशन प्राइस कितनी होगी। अगर आपके पास 55, 85 एक्स आ गई मेरे ख्याल में, 55, 85 पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके अंदर 50 पालो में, जूनिपर में जो भी बनती होगी वो आपको फिर उसकी अंदाजन प्राइस पता होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट आर दोज दैट आर नॉट फिजिकल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, बिजनेस प्रोसेसेस, ब्रांड रिकग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस तरह लगाओगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत मौक़ों पे इसमें आपको बिजनेस की इनपुट लेनी पड़ती है। अब ये आईटी का ऑपरेशन नहीं रहा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैन बी क्लासिफाइड एज डिफाइंड इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट, डिफाइन इनडेफिनेट एसेट इज़ एन intangible asset with a definite expiration period, पेटेंट, ठीक है। 20 साल होती पेटेंट की लाइफ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट है, आप टच नहीं कर सकते, मगर उसकी भी डेफिनेट इंटेंजिबल है कि उसकी एक डेट होती है, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है 20 साल के बाद। अब आप 18 साल पे बैठे हुए हो, ठीक है, और इसके लिए आपने एक कंट्रोल, यानी एक पेटेंट था, उसके कंट्रोल के ऊपर आपने जो सा ना वो 1 मिलियन ईयर लगा रहे थे, क्योंकि आपका आईपी थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, और आप बड़े ट्रेड सीक्रेट टाइप की कोई चीज़ थी, ठीक है। बल्कि ट्रेड सीक्रेट नहीं होता पेटेंट एनीवे, ठीक है, मैं गलत टर्म में बोल गया, इग्नोर मी। तो 1 मिलियन लगा रहे थे। अब आप 18 साल पे हो गए, 2 साल के बाद वैसे ही कोई भी कंपनी से कॉपी कर लेती है, आप कहोगे यार इसको तो ड्रॉप करो ना, बिक नहीं रही चीज़, ठीक है, 100K लगा दो, ठीक है, 1 लाख लगाओ, 9 लाख कम कर दो, ठीक है। एन इंडेफिनेट इंटेंजिबल एसेट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विद द इंडेफिनेट एक्सपायरेशन, ब्रांड कोका कोला, ठीक है। CISSP ब्रांड है, ठीक है। What is the value of CISSP trademark? Nobody knows. मेरे पास CISSP सर्टिफिकेशन है, I present it on my CV, ठीक है, because I use this brand. ISC2 के लिए ये वैल्यू, ये ब्रांड कितनी वर्थ करता है, go and ask ISC2, उन्होंने कितने साल लगा के, कितनी मेहनत करके इसको ब्रांड को एंगेज किया, ठीक है। What type of asset is it,
ठीक है। कॉस्ट टू क्रिएट एंड रीप्लेस द एसेट, अगर कल को ये CISSP ब्रांड फारिग हो जाता है किसी वजह से, गॉड फॉरबिड, ठीक है, तो क्या होगा, ISC2 को कितना नुकसान होगा। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स सीक एंड एड अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्हेन अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ एन एसेट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं और आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते, और CISSP आपको ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछती। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट। अच्छा, कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट ना बहुत सारी जो मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन का पार्ट होता है, आईटेल का पोस्ट बेसिकली, ठीक है। W. एडवर्ड डेमिंग 1993 स्टोरी पता नहीं किस हद तक सच है, मगर World War I या World War II के बाद जौन सा है, इसने अमेरिका को, अमेरिकन था, और उसने कहा कि वी हैव लर्न टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ मिस्टेक्स एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स if they were necessary to life, it's time to adopt a new philosophy in America. Anyway, it's nothing related, मैं समझ रहा था कुछ और मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसने एक प्रोसेस डिफाइन किया और इसने कहा ये इस पे काम करते हैं, किसी ने इसकी बेचारे की सुनी नहीं, ये जापान चला गया और जापान ने इसका प्रोसेस माना, इसको खुदा की जगह रख लिया, और यू एंड आई नो वेयर जापान इज़ राइट नाउ। तो इसने एक प्रोसेस दिया कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि अगर आप एक प्रोसेस करते हो, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्चुअली मुल्कों में बहुत बड़ा मसला है कि मैंने ये एक प्रोसेस बनाया, ठीक है, ये काम हो रहा है, ठीक है, ये इसमें इनपुट दी जाती है और ये आउटपुट देता है। ये कहता है कि इस प्रोसेस को इससे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको PDCA करना पड़ेगा कि आप पहले प्लानिंग करोगे, उस काम को करोगे, उसको चेक करोगे, उस पर एक्शन परफॉर्म करोगे, फिर उसको प्लान करोगे, फिर उसको एक्शन परफॉर्म करोगे, उसके चेक करोगे, फिर उस चेक के बदले में जो आपके पास रिजल्ट आएंगे, फिर उस पर आप एक्शन करोगे, फिर आप प्लान करोगे। तो ये कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट है। कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो ये कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट आईटेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इसी तरह रिस्क असेसमेंट में भी कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट यूज़ हो सकती है, सिक्योरिटी में भी कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट यूज़ होती है, हर जगह ये प्रोसेस यूज़ हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी स्लाइड्स हैं, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ 31 मिनट, ठीक है, सही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा देर होगी, उसकी वजह यह है कि मुझे तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया बोलते हुए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, RMF इसके लिए कभी कभी टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अनसर्टेनली प्रेजेंट बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है आपको रिस्क से डील करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंकम्पस करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देता क्या आपको, ठीक है, यानी एक्चुअल मकसद ये कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या है। हम रिस्क करते आ रहे हैं, हमें पता चल गया रिस्क क्या है, थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिस्क बन जाता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिस्क होता है, फिर रिस्क को असेसमेंट की जाती है, फिर उसको कंपेंसेट और मिटिगेट, अवॉइड, ट्रांसफ़र, जो भी आपने ड्रामेबाजी करनी, और उसके बाद हमारे पास रेजिडुअल रिस्क रह जाता है, ठीक है। जो बाकी हमारे पास रिस्क बच जाता है ना, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है रेजिडुअल रिस्क, मेरे ख्याल में हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है कि ये सारे काम करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क तो चाहिए ना यार, कुछ करना है, ये सारा कुछ करना किस तरह हवा में तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो जो फ्रेमवर्क है ना, वो आपको ये कुछ फैसिलिटी देता है, ठीक है, कि अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो आपको वो फ्रेमवर्क, ये सारे टिक बॉक्सेस को टिक करना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आप समझते हो कि ये रिस्क फ्रेमवर्क आपके बिजनेस के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटेजी, कि आपके बिजनेस की जो एपिटाइट है रिस्क की, कि अगर मेरा बिजनेस 1 लाख का रिस्क अफोर्ड कर सकता है, तो वो कोई स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि 1 लाख का रिस्क जितनी हो, आप पता चले बहुत बड़ा फ्रेमवर्क ले आए, ठीक है, और उस फ्रेमवर्क की आपको ज़रूरत ना हो, उसके लिए आपको 5 बंदे रखने पड़े जो 1-1 लाख रुपए महीना तनख्वाह लें, तो आपको 5 लाख तो वही औकात हो जाएगी। तो आपकी एपिटाइट कंपनी के हिसाब से और कंपनी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो रिस्क फ्रेमवर्क काम करता हो। इन्हेंस्ड रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, आपका रिस्क का जो रिस्पॉन्स डिसीजन जो आज है उससे बेहतर हो जाए, कि आपको रिस्क अवॉइड करे, एक्सेप्ट करे, रिडक्शन करे, जो भी करे। रिड्यूस ऑपरेशनल सरप्राइजेज एंड लॉसेज, कि ऑपरेशन के जो सरप्राइजेज हैं वो लॉस करे। एंटरप्राइज अब सरप्राइज या किसी के आइडिया पे नहीं चलता है, एंटरप्राइज अब फिगर्स देखता है, हाँ ये रिस्क है, हाँ भाई रिस्क असेसमेंट वालों बोलो फ्लड कितनी दफ़ा आता है साल में, 5 दफ़ा आता है, ठीक है, या 5 साल बाद आता है, अच्छा 5 साल बाद आता है। मेरे ख्याल में हमें अपना बिजनेस वहाँ मूव करना चाहिए, वेयर हाउस वहाँ मूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल रिस्क वो आता है। उस कंपनी का जियोग्राफिकल रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी पड़ेगी। आप you can just make up all the possible story. Identifying and managing multiple and cross enterprise risk, ठीक है।
अगर मल्टीपल रिस्क हैं, एंटरप्राइज रिस्क हैं, उसको मैनेज कर सकता हो। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, प्रोएक्टिवली रियलाइज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट आपको प्रोएक्टिवली तो कर सकता है। अब आपके सामने एक आ जाता है फ्लड रिस्क है, ठीक है। आप जियोग्राफिकल लोकेशन आपके पास जी ये 4 जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, ठीक है। आप कहते हो यहाँ पे फ्लड रिस्क है 1 आउट ऑफ 10, यहाँ पे 1 आउट ऑफ 1, यहाँ पे 1 आउट ऑफ 20, यहाँ पे 1 आउट ऑफ 100, 100 साल बाद फ्लड आता है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो से इन 3 लोकेशन से कम है। आप कहते हो डाटा वेयर हाउस या वेयर हाउस जो स्टोरेज हाउस है ये हमने यहाँ क्यों बनाया हुआ, हम सारे का सारा वेयर हाउस यहाँ क्यों नहीं ले जाते, हमें फ्लड प्रोटेक्शन सारी की सारी कॉस्ट बच जाएगी। अब आप देख रहे हो रिस्क आपके बिजनेस को पैसा दे रहा है, ठीक है। इम्प्रूव डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल डिप्लॉयमेंट इंप्रूव करता है, एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कंपोनेंट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी का इंटरनल कल्चर कैसा है। अगर इंटरनल कल्चर नहीं है कि भाई कोई देखता है रिस्क, किसी के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कोई डोंट केयर, कोई स्लिप हैजर्ड आ जाता है, कोई फायर एग्जिट खुला हुआ देखता है, कोई बताता नहीं है, रिस्क असेसमेंट काम नहीं करेगी। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मैनेजमेंट हैव इन प्लेस अ प्रोसेस टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं कर रहे हो तो फिर रिस्क असेसमेंट आपका काम नहीं करेगा। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज आर चैनल बैक टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा फीडबैक दे सके बिजनेस से रिलेटेड। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर यूके की, यूएस की बहुत बड़ी चेन थी जहाँ लोग जाके सीडियाँ खरीदते थे। इनके जो कस्टमर या इनके जो एम्प्लॉय होते थे ना वो यंगस्टर्स थे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के होते थे, वो यहाँ जाके काम करते होते थे। और उसी दौरान एक ब्रांड आया नेटफ्लिक्स, ठीक है, ऑनलाइन मूवी शॉप, ठीक है। इन लोगों ने बहुत दफ़ा बहुत सारे कस्टमर्स ने कहते हैं आइडिया दिया, ठीक है, कि यार ये नेटफ्लिक्स जैसा बिजनेस करो, ये कौन से बिजनेस में पड़ गया हो। बल्कि इस बिजनेस को एक दफ़ा मौका भी मिला पूरे के पूरे नेटफ्लिक्स को बाय करने को, और इन्होंने बाय नहीं किया और एंड अप दे गोइंग बस्ट, क्योंकि इनके इवेंट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। लोग बता रहे थे मगर मैनेजमेंट ने नहीं सुना, ठीक है। जब मैनेजमेंट ने नहीं सुना तो क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ बिजनेस पे, रिस्क था, अदर बिजनेसेस आर टेकिंग ओवर। और इन्हें पता चलना चाहिए था कि हमारा बिजनेस काम नहीं कर रहा। यंग जनरेशन, यंग ब्लड इन्हें बता रहा था, ऑलवेज लिसन टू द यंग जनरेशन, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, अवॉइड, एक्सेप्ट, रिड्यूस, शेयरिंग रिस्क, ठीक है, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड एंड कैप्चर्ड, और उसके बाद मॉनिटरिंग। ये कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क है कि अगर आप एंटरप्राइज रिस्क है तो ये सारे काम आने चाहिए। इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट होना चाहिए, लोग डिस्कस करें रिस्क के बारे में, ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो कि हाँ भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम डिपार्टमेंट में रिस्क ऑनर हो। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, हर साल पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स का हर 6 महीने बाद इवेंट हो। रिस्क असेसमेंट हो हर महीने, रिस्क रजिस्टर बनाया हो, रिस्क रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए हर 3-4 बंदों को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद मॉनिटर किया जाए। हाँ भाई लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग रिस्क को रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को रिस्क रजिस्टर का पता है, उन लोगों को पता है कि अगर कोई रिस्क देखें तो कहाँ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। व्हाट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की। अच्छा, सेट ऑफ कंपोनेंट्स, फ्रेमवर्क के लिए बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है कि एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे कि डिज़ाइन करे, इंप्लीमेंट करे, मॉनिटर करे, रिव्यू करे और इम्प्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वही प्लान, एक्ट, डू, चेक, ठीक है। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है? The nature of a risk faced by the organization ability to accept and manage the risk, the resource available to manage the risk within the organization, and organization culture. रिस्क फ्रेमवर्क आपके सारे यानी कंपनी को रिस्क आइडेंटिफाई, मैनेज, कंट्रोल और जान छुड़ाने में मदद दे, ठीक है, इस कॉल्ड रिस्क फ्रेमवर्क। अब रिस्क फ्रेमवर्क के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर 2-3 जो से हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें ISO 3100 का पूरा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर रिस्क एनालिसिस है, रिस्क एवेल्यूएशन है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, फिर स्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग है, फिर रिस्क के साथ ट्रीटमेंट, आपको पता है रिस्क ट्रीटमेंट क्या है, फिर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन आ गई। रिस्क ट्रीटमेंट ये है कि अवॉइड, प्रोटेक्ट। और इसी तरह निस्ट का भी एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, RMF उसे कहते हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस हैं, कैटेगराइज, ठीक है, फिर सेलेक्ट करो,
फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर असेस करो, फिर ऑथोराइज़ करो, फिर मॉनिटर करो। तो ये इनिशिएट हो गया, डिज़ाइन हो गया, फिर इम्प्लीमेंट हो गया, फिर O&M पता नहीं मुझे क्या है, डिस्पोज हो गया। तो ये RMF प्रोसेस है, ये SP 800-37 30 39 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह इसाका का, ठीक है, ये कोबिट जो सा है, कोबिट, वेल IT और रिस्क IT, ये तीनों मिलके जो सा रिस्क फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये खाली कोबिट जो सा पूरे का पूरा रिस्क फ्रेमवर्क नहीं है, ये IT प्रोसेस मैनेजमेंट, IT रिलेटेड इवेंट्स को कवर करता है, ठीक है। मगर कोबिट से बाहर निकल के वेल IT और रिस्क IT मिला के आप सॉर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना सकते हो। मगर मोस्ट फेमस इज़ ISO 3100 और ये NIST का भी काफ़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। ठीक हो गया। तो जनाबे वाला इम्प्लीमेंटिंग रिस्क काउंटर मेजर्स आपको पता चल गया, कंट्रोल्स पता चल गया, एक्सेस कंट्रोल टाइप्स पता चल गई, मॉनिटरिंग एंड मेजर पता चल गया, टेंजिबल इंटेंजिबल वैल्यूएशन पता चल गया, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट का आइडिया हो गया, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब आगे मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में ये सारा कुछ कवर हो जाए, उम्मीद नहीं है मगर फिर भी आई वुड ट्राई, क्योंकि मैंने वादा किया था कि हम अगले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।